हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन ठाकुर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनरल इंश्योरेंस अंडरराइटिंग आईसी 45 के बारे में। और आज का जो चैप्टर रहने वाला है वो है चैप्टर नंबर 11। तो चैप्टर नंबर 11 का नाम बहुत लंबा चौड़ा सा है। नाम है इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन अंडरराइटिंग, रेटिंग एंड प्रोडक्ट इनोवेशन। और साथ ही साथ जो चैलेंजेस वगैरह आते हैं वो भी इस चैप्टर में कवर किया जाएगा। तो देखिए, टॉपिक्स कवर हम करेंगे न्यू एरियाज वेयर चैलेंजेस आर अकरिंग इन द फील्ड ऑफ इंश्योरेंस। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रीजंस ड्यू टू विच अंडरराइटिंग एरर्स कैन अकर। और लास्ट टॉपिक है प्रोडक्ट इनोवेशन का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है नीड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इंश्योरेंस। तो देखिए, इस टॉपिक में यही कहा गया है कि इंश्योरेंस के फील्ड में आर&डी की क्या जरूरत है। देखिए, क्या रहता है कि जो इंश्योरेंस का फील्ड है, इसमें क्या है कि इसमें जो सबसे बड़ी चीज रहती है वो रहती है कि रिस्क के साथ कैसे डील किया जाए। ठीक है ना। और हम इस वर्ड में रहते हैं, और ये जो वर्ड है ये क्या है, डायनेमिक है। क्योंकि यहाँ पर हर रोज हर पल चेंजेस आती हैं, है ना। क्योंकि जब चेंजेस आएंगी तो वो हर एक चीज में चेंजेस आएंगी। वो रिस्क प्रोफाइल में चेंजेस आएंगी। वो जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके इंटरेस्ट में चेंजेस आएंगी, उनकी चॉइस में चेंजेस आएंगी, और उनकी जरूरतों में जो चेंजेस आएंगी, है ना। तो देखिए, क्योंकि ये जो वर्ड है डायनामिक है, तो इसलिए जो चेंजेस रेगुलर बेसिस पर आते रहते हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमें इंश्योरेंस और उसके जो हम कह सकते हैं कि जो भी बेनिफिट्स ऑफर करते हैं कस्टमर्स को, या फिर जो फीचर्स रहते हैं इंश्योरेंस के, उनमें भी चेंजेस लानी पड़ती हैं। और वो चेंजेस सही तरह से आए, अकॉर्डिंगली आए, तो उसके लिए रिसर्च और डेवलपमेंट की आवश्यकता रहती है। चैलेंजेस फॉर द अंडरराइटर। अब देखिए कि यहाँ पर बताया गया है कि जो अंडरराइटर्स रहते हैं ना, उनके लिए भी बहुत चैलेंजेस रहते हैं। और क्या क्या प्रकार के चैलेंजेस आते हैं अंडरराइटर के लिए। सबसे पहले तो यहाँ पे बताया गया है कि कॉन्टिन्यूस फ्लक्स इन द रिस्क फील्ड बीइंग डेल्ट विद। मतलब कि जो रिस्क फील्ड है उसमें कॉन्टिन्यूस चेंजेस आते रहते हैं। क्योंकि क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि जैसे सिर्फ ये एग्जाम्पल है, इंश्योरेंस से इसे रिलेट नहीं कर रही हूँ। देखिए, पहले हमें डर रहता था कि घरों में चोरी हो जाया करती थी, है ना, क्योंकि घर में सामान होता था तो चोर आके घर से ले जाते थे। पर आजकल जो रिस्क है वो क्या है, क्योंकि आजकल हर एक व्यक्ति के हाथ में ही उसके पास सब कुछ है, मतलब मोबाइल है ना। तो क्या है कि आज के टाइम पे जो चोर है वो कैसे हो गए, साइबर क्राइम करने लग गए हैं, है ना। तो इस तरह से मतलब क्या है कि जो रिस्क का फील्ड है वो क्या है, वो चेंजेस उसमें आती रहती है। मतलब ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया है। अब आप आ जाओ वापस इंश्योरेंस में ही। तो सबसे पहला पॉइंट, क्योंकि अंडरराइटर के चैलेंजेस की हम बात कर रहे थे ना, तो यहाँ पर जैसे इसमें बताया गया है कि कॉन्टिन्यूस फ्लक्स इन द रिस्क फील्ड बीइंग डेल्ट विद। मतलब रिस्क के फील्ड में भी कॉन्टिन्यूसली चेंजेस आती रहती हैं। न्यू एंड इमर्जिंग प्रोफाइल ऑफ लॉसेस, अलग अलग तरह के लॉस आ जाते हैं। देन अनफोर्सीन कैटास्ट्रॉफी, मतलब ऐसे अनएक्सपेक्टेड कैटास्ट्रॉफी आ जाते हैं जिनका पता ही नहीं है। अब जैसे कोरोना आया था तो पता ही नहीं था कहाँ से उठ के आ गया, एकदम चैलेंजेस आ गए, एकदम इतने लोगों की डेथ होने लगी, इंश्योरेंस कंपनीज को भी उससे कितना नुकसान हुआ। या फिर कोई भी अचानक कोई कैटास्ट्रॉफी आ जाए, जैसे सुनामी आ गई, है ना, तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पीपल, लोग मर जाते हैं, या फिर उनका इतना सारा जो प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाता है ना। तो इस तरह के जो अनफोर्सिन कैटास्ट्रोफी रहते हैं वो भी अंडरराइटर के लिए एक चैलेंज का ही काम करता है। देन चेंजेस इन इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड सोशल लैंडस्केप्स इन विच द इंश्योरर ऑपरेट्स। तो मतलब जो भी इकोनॉमिक एनवायरमेंटल चेंजेस वगैरह आते रहते हैं, क्योंकि इंश्योरर को तो उसी में काम करना है, उसी में सर्वाइव करना है। तो ये सारे जो है ना चीजें, ये अंडरराइटर के लिए चैलेंज का ही काम होता है, क्योंकि ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उसने अंडरराइटिंग करनी होती है। अगला है रोल ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। क्योंकि देखिए, आजकल जो हमारा वर्ल्ड है, हमारी दुनिया है जिसमें हम रह रहे हैं, उसमें ना टेक्नोलॉजिकली इतनी ज्यादा एडवांसमेंट आ चुकी है कि वो भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसको भी ध्यान में रखते हुए आर&डी की इंश्योरेंस के फील्ड में बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि देर आर मेनी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज दैट में एड लॉस मिनिमाइजेशन, सच एज कनेक्टिविटी एनी टाइम, anywhere, increasing use of GPS, ability to carry out complex analysis, modeling and so on। मतलब ये सारे जो हम कह सकते हैं कि लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज है ना,
ये एट द सेम टाइम बेनिफिशियल भी बहुत है ना। जैसे यहाँ पे इसमें एग्जांपल जीपीएस का ले लिया है, और अगर हम एट प्रेजेंट बात करें तो इंश्योरेंस के फील्ड में इतनी ज्यादा एडवांसमेंट आ चुकी है, अलग अलग तरह की एप्स आ चुकी हैं जिसके थ्रू जो कस्टमर है उसके लिए बहुत आसान हो गया है इंश्योरेंस करना या करवाना या कुछ भी सर्विसिंग वगैरह, है ना। तो ये सारे जो हैं जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसका रोल है, ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है जेनेटिक चेंजेस का। अब देखिए कि अगर हम बात करें ह्यूमन लाइफ, है ना, तो जेनेटिक चेंजेस जो है ना वो ह्यूमन लाइफ में होती रहती है, और अकॉर्डिंगली जैसे हमारा जो वे ऑफ लिविंग है उसमें अगर हम थोड़ा सुधार ले आए तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच बच सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें भी जो हैं अंडर राइटर ध्यान में देता है। जैसे अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो उसके अकॉर्डिंगली प्राइसिंग और प्रीमियम जो सेटिंग की जाती है वो भी अफेक्ट होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यू एरियाज वेयर चैलेंजेस आर अकरिंग। जो नए एरियाज है जहां पर चैलेंजेस आ जाते हैं वो है न्यू पोटेंशियल हजार्ड्स, न्यू वल्नरेबिलिटीज विद हजार्ड्स रिमेनिंग द सेम, untested insurance and growing need for international insurance coverage। तो ये ऐसे एरियाज है जहां पर चैलेंजेस जो है वो आते ही रहते हैं। नेक्स्ट है इनोवेटिव रेटिंग प्रोग्राम्स। तो देखिए रेट मेकिंग, इसके बारे में तो हमने पहले भी काफी पिछले चैप्टर्स में बात की है कि रेट मेकिंग क्या होता है। जब हम कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है, या फिर आप सिंपली कह दीजिए कि कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी है कि उसका कितना प्राइस जो है वो लिया जाएगा पॉलिसी होल्डर से या जो भी ग्राहक होगा उससे, तो वो बनाना, रेट मेकिंग करना, है ना, ये एक प्रोसेस रहता है। तो अब यहाँ पे बताया गया है कि रेट मेकिंग क्या है, कि अंडरराइटर्स एंड एक्चुअरीज हैव बिगन टू कंस्ट्रक्ट मोर कॉम्प्लेक्स रिस्क क्लासेस बाय कंसीडरिंग वेरियस एडिशनल डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स। तो देखिए जो अंडरराइटर और एक्चुअरीज है ना, जब रेट मेकिंग करते हैं तो बहुत सारी चीजों को उनको कंसीडर करना पड़ता है। अब यहाँ पे नीचे एग्जांपल दिया हुआ है कि इन मोटर इंश्योरेंस फैक्टर्स सच एज ईयरली माइलेज ड्रिवन, then number of other drivers in the household, then use of garage, एडिशनल एंटी थेफ्ट डिवाइसेस एक्सेट्रा, ये सारी जो चीजें कंसीडर की जाती हैं डिफरेंट रेट्स के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। देखिए रेगुलेटर की क्या आवश्यकता रहती है ताकि प्रीमियम की जो अमाउंट है उस पर लिमिट की जा सके, है ना। तो यहाँ पे बताया भी गया है कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स विल लिमिट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रीमियम दैट कैन बी आस्क्ड ऑफ कस्टमर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एक्सीडेंटल बिहेवियर। नेक्स्ट टॉपिक है डी टैरिफिंग। De-tariffing enables an insurer to shift from rule-based to risk-based underwriting and rating। तो देखिए ये इंश्योरर को एनेबल करता है कि वो अंडर राइटिंग और रेटिंग को रूल बेस्ड से रिस्क बेस्ड की कैटेगरी में शिफ्ट कर सके। These rate structures differ from traditional ones by considering more risk factors than before। तो देखिए ये जो रेट स्ट्रक्चर है ना, फिर ये क्या है, जो ट्रेडिशनल रेट स्ट्रक्चर था ना उससे डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो रिस्क फैक्टर हैं जो पहले कंसीडर नहीं किए गए हैं उन्हें भी कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेटा कंसेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी। तो इसमें आ जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ अप्रोप्रिएट डाटा। तो देखिए जो डाटा जो चाहिए है अंडर राइटिंग के लिए उसकी अवेलेबिलिटी पूरी होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, किस पर डिपेंड करेगा ये अवेलेबिलिटी, तो ये है ऑन पॉलिसी होल्डर, ताकि वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दे। ऑन रिस्क कवर्ड, क्या क्या रिस्क को कवर किया जाएगा। ऑन क्युमुलेटिव रिस्क बिहेवियर किस प्रकार का है। ऑप्शनली ऑन द वैरायटी ऑफ एडिशनल फैक्टर्स दैट मे बी रेलेवेंट। नेक्स्ट है आपका टॉपिक रेट मॉनिटरिंग। रेट मॉनिटरिंग क्या कहता है, इसमें बताया गया है कि इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ वेरियस रिस्क क्लासेस and may result in taking corrective action in case of underperformance or in face of कॉम्पिटिटिव प्रेशर। तो देखिए रेट मॉनिटर करके क्या कर सकते हैं, इनमें करेक्टिव एक्शन लिए जा सकते हैं ताकि जो अंडर परफॉर्मेंस है उसे दूर किया जा सके, या फिर जो कंपटीशन का प्रेशर बना रहता है उससे उसको मतलब हम कह सकते हैं कि उसको प्रेशर को बीट करने के लिए भी करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ते हैं, रेट मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक है बोनस मैलस सिस्टम। तो बोनस मैलस सिस्टम जो है ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे कि हम कस्टमर को पेनलाइज करते हैं या फिर रिवॉर्ड करते हैं उनके ईयरली एक्सीडेंटल क्लेम के बेस पे।
नेक्स्ट हम बात करेंगे प्योर प्रीमियम की। तो देखिए प्योर प्रीमियम में यहाँ बताया गया है कि इट इज अ बेसिक कंसेप्ट विच आर यूज्ड इन रेट सेटिंग एंड रेट मॉनिटरिंग। तो रेट सेटिंग और रेट मॉनिटरिंग में जो बेसिक कंसेप्ट है ना वो है दो, एक है प्योर प्रीमियम और दूसरा है लॉस रेशो। प्योर प्रीमियम इज द रॉक बॉटम of any premium structure. At that level, an insurance company would not generate a profit, but ideally would not lose any money. तो देखिए जो प्योर प्रीमियम रहता है ना, ये प्रीमियम स्ट्रक्चर का क्या रहता है, बॉटम रहता है। और प्योर प्रीमियम ही अगर कोई भी कंपनी ले तो वो ना तो प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, ना ही मतलब उनका कोई ना लॉस होगा ना कोई फायदा होगा। मतलब वो रहता है प्योर प्रीमियम की वैल्यू। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा व्हाई अंडरराइटिंग मैटर्स। मतलब अंडरराइटिंग की क्या आवश्यकता है, क्या इसकी जरूरत है, क्या मतलब इंपॉर्टेंस कह सकते हैं आप इसकी। तो यहाँ पे बताया गया है कि इंडस्ट्री में जो कंपटीशन रहता है उसे बीट करने के लिए, ओवर कैपेसिटी के लिए, कस्टमर प्रेशर, देन ओवर अदर रेलेवेंट फैक्टर्स, ये बेसिक 4 पॉइंट्स हैं जो कि अंडरराइटिंग की इंपॉर्टेंस को बताते हैं। एवरी कंपनी फेसेस द डायलेमा ऑफ वॉल्यूम वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी। देखिए हर एक कंपनी को ये प्रेशर रहता है या एक प्रॉब्लम रहती है, हम कह सकते हैं कि कंफ्यूजन रहती है किस चीज में, कि वॉल्यूम ज्यादा हो या फिर प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा हो, मतलब नंबर ऑफ पॉलिसीज ज्यादा कर लें या फिर फायदा ज्यादा देखें, है ना। तो पुअर अंडर राइटिंग जो है वो मतलब दोनों ही प्रॉब्लम्स को और खराब कर सकती है। एज बैड अंडरराइटिंग कैन इनिशियली डिस्ट्रॉय द प्रॉफिटेबिलिटी इन अनसीन मैनर। अगर खराब अंडरराइटिंग होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी को कम करेगी, डिस्ट्रॉय करेगी, है ना। एंड कैन डिस्ट्रॉय द वॉल्यूम इन ड्यू कोर्स, और वॉल्यूम जो है नंबर ऑफ पॉलिसीज उसको भी ये डिस्ट्रॉय कर सकती है। अब यहाँ पर बताया गया है, पिक्चर में आप देख रहे हैं कि रीजन दिए गए हैं, रीजंस ड्यू टू विच अंडर राइटिंग एरर्स कैन अकर। मतलब क्या क्या कारण हो सकते हैं जिनसे कि अंडर राइटिंग एरर्स हो जाते हैं। तो ये है फॉल्टी इंफॉर्मेशन कलेक्शन, मतलब अगर गलत इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली गई है, एक्सपोजर मेजरमेंट, या फिर कवरेज स्ट्रक्चरिंग। तो ये तीन मेजर पॉइंट्स हैं, ये तीन मेजर रीजंस हैं जो कि अंडर राइटिंग एरर्स जिनकी वजह से हो सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट इनोवेशन प्रोसेस। तो देखिए इसके लिए एक फ्लो चार्ट यहाँ पर बनाया गया है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है इसे, क्या कह रहा है ये। प्रोडक्ट इनोवेशन प्रोसेस शुरू होता है आइडेंटिफाइंग द कस्टमर नीड। देखिए कभी भी कोई भी जब प्रोडक्ट को बनाया जाता है ना, इनोवेशन की जाती है, तो कोई भी चीज बनाने की जरूरत कब होगी, जब किसी कस्टमर को उसकी जरूरत है, नीड है। तो सबसे पहले कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद आइडेंटिफाई द नीड फॉर द चेंजेस इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। फिर ये देखा जाता है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें क्या चेंज किया जाए ताकि कस्टमर जो है नई जरूरत के साथ कस्टमर को सेटिस्फाई किया जा सके। नेक्स्ट स्टेप है डिटरमाइनिंग द रीजन फॉर द चेंजेस इन द पोर्टफोलियो। फिर ये देखा जाता है कि पोर्टफोलियो में क्या क्या चेंजेस किए जाएं, किस कारणवश ये चेंजेस किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट चेंजेस। फिर ये देखा जाता है कि जो प्रोडक्ट में नया प्रोडक्ट ला रहे हैं या फिर प्रोडक्ट में चेंजेस कर रहे हैं तो उससे कॉस्ट में और बेनिफिट में क्या डिफरेंस आएगा। मेकिंग द करेक्टिव चेंजेस, और उसके बाद जो भी करेक्टिव चेंजेस हैं वो किए जाते हैं। प्रिपेयरिंग द प्रोडक्ट प्रपोजल, उसके बाद प्रोडक्ट प्रपोजल तैयार किया जाता है और रेगुलेटरी कंपनी कंप्लायंस को ये सेंड कर दिया जाता है, मतलब रेगुलेटर के पास भेज दिया जाता है अप्रूवल के लिए। तो ये प्रोसेस रहता है प्रोडक्ट इनोवेशन का। अब करते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इन केस ऑफ मोटर इंश्योरेंस, अदर थिंग्स बीइंग कॉमन, which of the following factors can lead to prospect getting lower rate compared to the other prospect? तो देखिए इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर हम मोटर इंश्योरेंस की बात करें, बाकी चीजें तो कहते कॉमन है, पर ऐसा कौन सा फैक्टर होगा जो नीचे ऑप्शन दी गई हैं जिनमें कि कोई भी जो प्रोस्पेक्ट है उसे लोअर रेट मिले एज कंपेयर टू अदर प्रोस्पेक्ट। तो ऑप्शंस हैं ईयरली माइलेज ड्रिवन, नंबर ऑफ अदर ड्राइवर्स इन द हाउस होल्ड, एडिशनल एंटी थेफ्ट डिवाइसेस एंड ऑल ऑफ अबव। तो देखिए अगर जो प्रोस्पेक्ट है उसने मोटर इंश्योरेंस की हम बात कर रहे हैं, उसने अपनी मोटर में कुछ एंटी थेफ्ट डिवाइसेस एडिशनल अगर लगवाई हुई हैं, तो उसे लोअर रेट मिल सकते हैं प्रीमियम में एज कंपेयर टू अदर प्रोस्पेक्ट। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन सी, मींस एडिशनल एंटी थेफ्ट डिवाइसेस।
At the time of underwriting, exposure measurement is done on the basis of which of the following parameter. तो देखिए अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब अंडरराइटिंग की जाती है तो जो एक्सपोजर मेजरमेंट किया जाता है ना, वो किन किन फैक्टर पर बेस होगा? फ्रीक्वेंसी पे, सेवरिटी पे, एक्सटेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पे, या फिर ऑल ऑफ अबव? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी आएगा, क्योंकि जब अंडरराइटिंग की जाती है ना तो एक्सपोजर मेजरमेंट जो किया जाता है उसमें सारी ही चीजें कंसीडर की जाती हैं, फ्रीक्वेंसी भी, सेवरिटी भी और एक्सटेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन भी। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है ये आ जाएगा आपका राइट आंसर। गिविंग इंश्योरर्स द फ्रीडम टू डिसाइड प्राइसिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट इज नोन एज डैश। देखिए अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंश्योरर को अगर फ्रीडम मिलती है कि वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस खुद डिसाइड कर सके तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डी टैरिफिंग, री टैरिफिंग, फ्री टैरिफिंग, या फिर मार्केट टैरिफिंग? तो देखिए इस प्रोसेस को कहा जाता है डी टैरिफिंग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। The premium level at which insurance company would not generate a profit but ideally would not lose any money either is known as dash। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस प्रीमियम लेवल को क्या कहा जाता है जिसपे ना तो इंश्योरेंस कंपनी कोई प्रॉफिट जनरेट कर सकती है, ना ही कोई नुकसान, यानी कि ना कोई फायदा ना कोई नुकसान। तो ऐसे प्रीमियम लेवल को क्या कहते हैं? नेट प्रीमियम, ग्रॉस प्रीमियम, प्योर प्रीमियम, या फिर ब्रेक इवन प्रीमियम? तो देखिए इसे कहा जाता है प्योर प्रीमियम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डैश द कवर is an option that helps to secure negotiated balance between need for the widest cover desired by the customer and obtaining a fair price for the cover। तो बताइए क्या कहेंगे इसे? कंस्ट्रक्टिंग कहेंगे, स्ट्रक्चरिंग कहेंगे, कन्फिगरिंग कहेंगे, या फिर ऑर्गेनाइजिंग कहेंगे? तो देखिए इसे कहा जाता है स्ट्रक्चरिंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Dash enables an insurer to shift from rule-based to risk-based underwriting and rating। आपको बताना है कि इंश्योरर जो है, इंश्योरर को क्या चीज एनेबल करती है जिससे कि वो अंडरराइटिंग और रेटिंग को रूल बेस्ड से रिस्क बेस्ड में शिफ्ट कर सकता है? कंस्ट्रक्टिंग, स्ट्रक्चरिंग, डी टैरिफिंग, या फिर ऑर्गेनाइजिंग? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, डी टैरिफिंग कहा जाता है जो कि इंश्योरर को एनेबल करता है कि वो अंडरराइटिंग और रेटिंग को रूल बेस्ड से रिस्क बेस्ड में शिफ्ट कर सकता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डैश इज द सिस्टम ऑफ पेनलाइजिंग और रिवॉर्डिंग ऑफ कस्टमर्स बेस्ड ऑन देयर ईयरली एक्सीडेंटल क्लेम्स। आपको बताना है कि कस्टमर्स को या तो पेनल्टी की जाए या फिर रिवॉर्ड किया जाए उनके ईयरली एक्सीडेंटल क्लेम का जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से। तो उस प्रोसेस को या उस सिस्टम को क्या कहते हैं? बोनस मेलस सिस्टम कहते हैं, रेट मॉनिटरिंग सिस्टम कहते हैं, डी टैरिफिंग सिस्टम कहते हैं, या फिर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स कहा जाता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। ऐसे सिस्टम को बोनस मेलस सिस्टम कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एंड में आप लोगों के लिए एक बोनस क्वेश्चन है जिसका की आंसर आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। Which of the following is the reason due to which underwriting errors can occur? आपको बताना है कि जो नीचे ऑप्शंस दी गई हैं उनमें से कौन सा ऐसा रीजन है जिसकी वजह से अंडरराइटिंग एरर्स हो जाते हैं? फॉल्टी इंफॉर्मेशन कलेक्शन की वजह से, एक्सपोजर मेजरमेंट की वजह से, कवरेज स्ट्रक्चरिंग की वजह से, या फिर ऑल ऑफ द अबव आएगा इसका आंसर? जो भी आंसर है जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। Thanks for watching the video and best of luck.